नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पिछले कई दशकों के लॉन्गिट्यूडनल डेटा और क्रॉस कल्चरल रिसर्च को एक साथ लाकर हेल्दी एजिंग के कोर कंपोनेंट्स को समझने वाले हैं। एक क्लिनिकल ब्रीफ के तौर पर यह एनालिसिस खासकर मेडिकल प्रोफेशनल्स और रिसर्चर्स के लिए डिजाइन किया गया है। आने वाले वक्त में एजिंग पॉपुलेशंस को समझना और उन्हें बेहतर केयर देना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होने वाली है। तो आइए इन इनसाइट्स की गहराई में चलते हैं। हमारे आज के डिस्कशन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहेगा। पहले हेल्दी एजिंग के मैक्रो लेवल प्रेडिक्टर्स, फिर बायोलॉजी ऑफ कनेक्शन, उसके बाद फिजिकल हेल्थ और मूवमेंट, और आखिर में पर्पस, रेजिलियंस और इकिगाई की साइकोलॉजी। तो सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी डायग्नोस्टिक सवाल पर गौर करते हैं। एक इंसान जब 80 साल का होता है तो उसकी हेल्थ को प्रिडिक्ट करने वाला सबसे सटीक क्लिनिकल बायोमार्कर आखिर क्या होता है? लगभग 80 सालों तक चलने वाली हार्वर्ड स्टडी ऑफ अडल्ट डेवलपमेंट ने इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब दिया है। ज्यादातर लोगों को लगेगा कि जवाब जेनेटिक्स या शायद मिडिल एज का कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा, राइट? लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। हार्वर्ड के डेटा ने एक ऐसी सच्चाई सामने रखी जो वाकई हैरान करने वाली थी। 50 साल की उम्र में एक इंसान अपने रिश्तों से कितना खुश है, यानी उनकी रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन, ये उनकी लॉन्ग टर्म फिजिकल हेल्थ का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर है। मिडिल एज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल से ज्यादा असर इस बात का होता है कि किसी के पास मुश्किल वक्त में भरोसा करने के लिए अच्छे रिश्ते हैं या नहीं। मेडिकल साइंस के नजरिए से ये एक बहुत बड़ा रेवलेशन था। चलिए अब अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम इन्हीं हेल्दी एजिंग प्रेडिक्टर्स की क्लिनिकल बेसलाइन को थोड़ा और डीपली एस्टैब्लिश करेंगे। साइकियाट्रिस्ट जॉर्ज वैलेंट ने इसी हार्वर्ड डेटा को एनालाइज किया और ये 6 मुख्य लाइफस्टाइल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स निकाले। ये वो की फैक्टर्स हैं जो लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने वालों को प्रीमेच्योर डिक्लाइन फेस करने वालों से कंप्लीटली अलग करते हैं। ये फैक्टर्स हैं रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, शराब और धूम्रपान यानी स्मोकिंग से पूरी दूरी, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को हैंडल करने के लिए मैच्योर कोपिंग मैकेनिज्म्स, हेल्दी वेट मेंटेन करना और एक स्टेबल मैरिज या रिश्ता। बेसिकली जिन पेशेंट्स में ये सब मौजूद है उनकी हेल्दी एजिंग की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और इसी से हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, द बायोलॉजी ऑफ कनेक्शन। मेडिकल फील्ड में होने के नाते ये समझना बहुत जरूरी है कि इन सोशल कनेक्शंस का हमारी बॉडी पर डायरेक्ट बायोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है। इस टेबल से बायोलॉजी ऑफ अफेक्शन को एकदम क्लियरली समझा जा सकता है। दरअसल हमारे करीबी रिश्ते बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को लिटरली और फिजिकली रेगुलेट करते हैं। जैसे फ्रीक्वेंटली गले लगने से ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, जो हार्ट रेट को सीधा कम करता है। अपने पार्टनर के साथ एक वार्म कनेक्शन कॉर्टिजोल लेवल्स को रेगुलेट करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। और अगर कोई अपनी कम्युनिटी से थॉरोली जुड़ा हुआ है तो उसकी ओवरऑल स्ट्रेस मैनेजमेंट बेहतर होती है, जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांगली बढ़ती है। देखने में शायद लगे कि ये सिर्फ इमोशंस हैं, पर ये मेजरेबल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हैं जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी पॉइंट को एम्फेसाइज करते हुए हार्वर्ड स्टडी के डायरेक्टर रॉबर्ट वॉल्ड्रिंगर का एक बहुत ही पावरफुल कोट है। उनका कहना है कि अकेलापन जानलेवा है। ये बिल्कुल उतना ही खतरनाक है जितना कि स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म। यानी लाइफ में मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स का ना होना एक सीवियर रिस्क फैक्टर है। ये ओबेसिटी या हाइपरटेंशन जैसे क्लिनिकल डायग्नोसिस को भी पूरी तरह टक्कर देता है। प्रीमेच्योर डेथ को रोकने के लिए ह्यूमन कनेक्शन किसी लाइफ सेविंग दवा से कम नहीं है। चलिए अब सेक्शन 3 की बात करते हैं, फिजिकल हेल्थ एंड मूवमेंट। सोशल हेल्थ के बाद ओकिनावा जैसे ब्लू जोन्स के एक्सेप्शनली लंबी उम्र जीने वाले लोगों की फिजिकल मेंटेनेंस रूटीन्स को एनालाइज करना भी उतना ही जरूरी है। अब यहाँ एक और काफी सरप्राइजिंग ऑब्जर्वेशन सामने आती है। इन ब्लू जोन्स में लंबी उम्र का राज कोई स्ट्रेन्यूअस हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स नहीं है। इंटेंस एक्सरसाइज एक्चुअली बॉडी पर फिजिकल स्ट्रेस और वेयर एंड टेयर बढ़ाती है। इसके बजाय वहाँ के लोग कांस्टेंट जेंटल मूवमेंट पर फोकस करते हैं, जैसे रोजाना चलना फिरना, गार्डनिंग करना या टाइची जैसी सिंपल एक्सरसाइजेस को अपनी रूटीन में नेचुरली इंटीग्रेट करना। इस लो इंटेंसिटी मूवमेंट से सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन से लड़ने में मदद मिलती है। मूवमेंट के साथ साथ डाइट की एक बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी वहां फॉलो की जाती है, जिसे द 80% रूल कहते हैं। इसका मतलब है पूरी तरह पेट भरने से ठीक पहले ही खाना रोक देना। इस कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन से खून में IGF-1 यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 प्रोटीन का लेवल काफी गिर जाता है। और क्योंकि ये प्रोटीन बायोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस से सीधा जुड़ा होता है, इसको कंट्रोल करने से सेल्युलर एजिंग को इफेक्टिवली धीमा किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, हमारा आखिरी और बहुत ही अहम पिलर, पर्पस,
रेजिलियंस और इकिगाई। ह्यूमन माइंड को एक्टिव और अडेप्टेबल रखना एंटी एजिंग की एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। इसमें सबसे पहला कंसेप्ट है इकिगाई। ये एक जापानीज टर्म है जिसका सीधा सा मतलब है रीजन फॉर बीइंग, यानी जीने का मकसद। ये वो स्पेसिफिक डेली पर्पस है जो किसी भी इंसान को हर रोज आगे बढ़ने के लिए ड्राइव करता है। अक्सर देखा गया है कि रिटायरमेंट के बाद लाइफ में एक अजीब सा खालीपन, एक एग्जिस्टेंशियल वॉइड आ जाता है। पेशेंट्स अगर अपना इकिगाई कल्टीवेट कर लें तो वो इस खालीपन से बच सकते हैं और एक ऐसी इंगेज लाइफस्टाइल जी सकते हैं जो उनकी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को बिल्कुल सेफ रखती है। तो क्लिनिकली कोई अपना पर्पस कैसे आइडेंटिफाई करे, ये डायग्राम इसे परफेक्टली मैप आउट करता है। इकिगाई दरअसल 4 चीजों का एक एग्जैक्ट इंटरसेक्शन है। इंसान जिस चीज से प्यार करता है, जिसकी दुनिया को जरूरत है, जिसके लिए उसे पैसे मिल सकते हैं और जिस काम में वो एक्चुअली माहिर है। पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन का ये मिलन ही किसी भी व्यक्ति का कोर पर्पस या इकिगाई बनाता है। लेकिन लाइफ में सेटबैक्स और स्ट्रेसर्स तो आएंगे ही, इसलिए अपने पर्पस को बचाए रखने के लिए सिर्फ रेजिलिएंट होना काफी नहीं है। रेजिलियंस का मतलब है मुश्किल को झेलना और वापस अपने बेसलाइन स्टेट पर आ जाना। पर एंटी फ्रैजिलिटी इससे काफी आगे की चीज है। एंटी फ्रैजिलिटी का मतलब है कि डिसऑर्डर या नुकसान से सिर्फ रिकवर नहीं होना, बल्कि उसे एक्टिवली सीख कर और भी ज्यादा मजबूत बन जाना। सेटबैक्स को अपनी साइकोलॉजिकल ग्रोथ का कैटलिस्ट बनाना ही असली एंटी फ्रैजिलिटी है। पेशेंट्स अपनी डेली लाइफ में इस एंटी फ्रैजिलिटी को सिस्टमैटिकली इन 3 स्टेप्स के जरिए बिल्ड कर सकते हैं। पहला, रिडंडेंसीज क्रिएट करना, जैसे कि मल्टीपल इंटरेस्ट्स या इनकम स्ट्रीम्स डेवलप करना। दूसरा, छोटे छोटे कैलकुलेटेड माइक्रो रिस्क्स लेना, जबकि लाइफ के बाकी एरियाज में थोड़ा कंजर्वेटिव रहना। और तीसरा, सबसे क्रूशल स्टेप, उन तमाम फ्रैजाइल हैबिट्स और टॉक्सिक स्ट्रेसर्स को अग्रेसिवली एलिमिनेट कर देना जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का कारण बनते हैं। एक बार एंटी फ्रैजिलिटी आ गई तो लॉन्ग टर्म मेंटल वेलबीइंग के लिए फ्लो स्टेट में रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए बड़े और ओवरवेलमिंग गोल्स के बजाय छोटे और स्ट्रक्चर्ड डेली रिचुअल्स बनाएं। अपनी सांस और मूवमेंट पर कंटिन्यूअसली फोकस रखें। मेडिटेशन के जरिए बाहरी डिस्ट्रैक्शंस को फिल्टर आउट करें और बिना किसी फॉर्स्ड आउटकम की फिक्र किए अपनी पर्सनल क्यूरियोसिटी को फॉलो करें। यह सब नेचुरली एक स्ट्रेस रिड्यूसिंग स्टेट क्रिएट करता है। इस रिसर्च ब्रीफ को कंक्लूड करते हुए मॉडर्न हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम डिजीज को सिर्फ ट्रीट करने वाले कन्वेंशनल मॉडल से आगे बढ़कर कनेक्शन और पर्पस को एक्टिवली प्रिस्क्राइब करने वाले मॉडल की तरफ कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। ये बायोसाइकोसोशल इनसाइट्स सिर्फ थियोरी नहीं है। अगर हम सच में पेशेंट्स की हेल्दी एजिंग चाहते हैं तो इन फैक्टर्स को स्टैंडर्ड क्लिनिकल इवैल्यूएशंस में फॉर्मली इंटीग्रेट करना ही होगा। आने वाले समय का सबसे बड़ा मेडिकल ब्रेक थ्रू शायद कोई नई गोली नहीं, बल्कि कनेक्शन और पर्पस की यही फाउंडेशन होगी। इस अहम विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।